बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर जो था वो पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 2 में जो हमारी लेक्चर्स आउटलाइन होंगी वो हम डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस लेक्चर आउटलाइन। फर्स्ट स्टेप वी विल डिस्कस द स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, यूनिट क्या है, स्ट्रेस होती क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या हैं। सिमिलरली वी विल डिस्कस द स्ट्रेन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। एंड वी विल डिस्कस सिमिलरली वी विल डिस्कस द हुक्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो ये 4 टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर के बाद आई होप कि आपके स्ट्रेस स्ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और हुक्स लॉ के भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्ट्रेस होती क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है। जब किसी भी पॉइंट पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं किसी एरिया पे, तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। तो इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यानी कि देखना चाहूँ तो लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ये बॉडी जिसका एरिया जो है वो ए है, एरिया है ए है, और ये लोड जो है पी एक्ट कर रहा है। तो लोड पी जब एक्ट करेगा तो यहाँ इंटरनल एक रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होगी। तो ये जिस जब डिफॉर्मेशन होगी, डिफॉर्मेशन भी होगी और एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। कि ये जो फोर्स है ये क्या कहलाती है, सिग्मा, यानी कि स्ट्रेस कहलाती है। तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स produced at a point against the deformation due to external force। तो ये एक्सटर्नल लोड लगा एरिया ए पे, तो इसकी वजह से एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई इस पॉइंट पे जब डिफॉर्मेशन भी हुई। तो क्या इस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो सिमिलरली इस पिक्चर में आप हम देखें, अगर देखें तो ये जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्ट्रेस होती है जो फोर्स, जितनी फोर्स लग रही है किसी भी एरिया पे, कि इसको एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाती है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है इसका यूनिट है। तो नेक्स्ट हम इसका यूनिट भी पढ़ते हैं कि क्या इसका यूनिट जो है वो होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो कैसे जो है वो जब लोड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे एक सेक्शन हमने कट किया तो स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये थी स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है कि कोई भी एक्सटर्नल लोड जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। और जो इसका मैथमेटिकली फार्मूला है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब हम अगर स्ट्रेस एनालिसिस की बात करते हैं तो इस पिक्चर में देखें कि ये एक सर्कुलर जो है वो क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो सेंट्रल लाइन इसमें से पास कर रही है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लाइन इसे कहते हैं। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल हम काटें एक्स एक्स के लिहाज से, तो नीचे ये क्रॉस सेक्शन हमने जब कट किया तो यहाँ पे ये फोर्सेस हमें नजर आएंगी, F1 F2 ओ F3 FN। अगर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं इनका एक रिजल्टेंट होता है। तो लोड जो ये P अप्लाई हो रहा है इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, F है। तो F क्या है, ये टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है। व्हाट इज F1 अन F2। तो F1 जो है IRF है, IRF स्टैंड फॉर जो है वो है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट पॉइंट वन। Similarly, F2 internal resisting force at point 2, F3 internal resisting force at point 3, and the Fn is the internal resisting force at point n. So now we talk about the force of F. F is the total force
टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन। तो जितना ये लोड अप्लाई हो रहा है, तो जितनी भी ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका अगर सम अप करें, रिजल्टेंट निकालें, तो ये एफ के इक्वल होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है टोटल जो है, अगर टोटल फोर्सेस एफ हमें कैलकुलेट करनी है तो F1 प्लस F2 F3 Fn। अब ये फोर्सेस थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट विल बी द एवरेज स्ट्रेस? एवरेज स्ट्रेस विल बी द F, this F, when we will add up these forces F1 F2 F3 up to Fn, and then we will divide the cross sectional area, then we will get the stress। तो जब हम तमाम फोर्सेस को एड अप कर देंगे, तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एवरेज स्ट्रेस आ जाती है। तो ये था थोड़ा सा स्टेप जो है वो एनालिसिस के, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस स्ट्रेस when we apply the load on any cross sectional area। Now we talk about the stress unit. As we know that the formula of the stress, the formula of stress is force per unit area, and the stress, the unit of force is Newton, and the cross sectional area unit is meter or millimeter square में ले सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन में, और जो एरिया का यूनिट है वो मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर में हम ले सकते हैं। तो ये जो है वो स्ट्रेस का यूनिट है। सिमिलरली जो पास्कल होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, उसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो जो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ वी विल प्रूव दिस 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी। 1 मेगा पास्कल, मेगा जो होता है ये प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस मेगा, मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है। ऑलरेडी एज वी हैव सीन, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पास्कल की वैल्यू पुट की न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और मेगा की जो है वो 10 की पावर 6 है। नाउ नाउ वी नाउ वी विल कन्वर्ट दिस मीटर यूनिट इनटू मिलीमीटर। तो 1 मीटर में जो होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मीटर स्क्वायर है तो 1000 मल्टीप्लाई 1000। तो अलजेब्रिक रूल से जब 1000 10 की पावर 3 होती है 1000, तो पावर जो होती है वो एडअप हो जाती है, यानी 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 जो है वो एडअप होकर 10 की पावर 6 बन गई। तो ये मीटर स्क्वायर जो था कन्वर्ट हो गया आप किस में, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में। तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, वही न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड जो 1 मेगा पास्कल है इज इक्वल टू 1 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो समटाइम्स जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो मेगा पास्कल में भी दी होती है, न्यूटन। तो आपने डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द यूनिट ऑफ मेगा पास्कल एंड न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सेम ही चीज जो है वो है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है, दिखाया है कि कैसे जो है 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के। तो types of stress, when we talk about the types of stresses, there are three types of stresses: direct, simple stresses, indirect stress, और combined जो है वो स्ट्रेस। जब हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करते हैं तो फर्दर इसको 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, शेयर स्ट्रेस में और नॉर्मल स्ट्रेस में। जब नॉर्मल स्ट्रेस की बात आती है तो फर्दर 2 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस इज और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये इनको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे इन डिटेल भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस जब हम लोड वर्टिकल लगाते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो नॉर्मल। जब कोई भी बॉडी किसी बॉडी पे स्लाइड करता है या टेंजेंशियल फोर्स जो है वो अप्लाई होती है, तो उस वक्त जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड अ शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस की आगे फर्दर टाइप्स हैं जो टू, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, तो जब हम टेंशन में फोर्सेस, यानी कि कोई भी बॉडी है उसको दोनों साइड पे हम टेंशन फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या कहलाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाते हैं। इसी तरह जब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जब भी किसी बॉडी को
लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा खाना चाहूँ आपको, अगर टेंसाइल की बात करते हैं तो लेट्स सपोज ये एक बॉडी है। तो अगर ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, यानी इस तरफ होगी, यानी दोनों साइड पे टेंशन फोर्सेस, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। इसी तरह अगर जब कंप्रेसिव की बात आती है तो दोनों दोनों साइडों पे जो फोर्सेस होती हैं वो बॉडी को कंप्रेस कर रही हैं, कर रही होती हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब इस केस में क्या होता है कि जो जब कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं तो ये एरिया जो होता है, लेंथ होती है, ये रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज होती है। इस केस में जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में टॉर्जनल आती है और बेंडिंग स्ट्रेस। लेट्स सपोज बेंडिंग स्ट्रेस उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बॉडी में बेंडिंग जो होती है वो नजर आती है। लेट्स सपोज ये एक बीम है, तो अगर इस पे लोड जो है वो पी लग रहा है, अप्लाई करते हैं हम, ये पी लोड अप्लाई हो रहा है। तो अब अगर इसको सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली ऑलरेडी वी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, और बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जो बीम की जो है वो टाइप्स हैं, कि अगर बीम का एक एंड फिक्स, एक एक जो है वो पिन सपोर्ट हो और एक रोलर हो दूसरे एंड पे, तो ये जो बीम होता है ये क्या होता है, ये सिंपली स्पॉटेड। तो ये इस तरह कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्शन जो है ना इसमें आएगी, जो है वो इस तरह, तो बीम में। तो ये जो अब जब डिफ्लेक्शन आई तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, तो ये जो स्ट्रेसेस हैं इनको हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। तो इनको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि बेंडिंग जो स्ट्रेसेस होती हैं वो कैसे उनकी स्ट्रेस प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह टॉर्जिनल जो जब ट्विस्टिंग होती है, टिल्टिंग होती है, जैसे शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है तो उसमें ट्विस्टिंग या कोई भी चीज़ है, तो ये क्या कहलाती है, ये ट्विस्टिंग होना होती है जब टॉर्जिनल। तो ये जो टॉर्जिनल स्ट्रेसेस होती हैं ये शेयर की वजह से, शेयर स्ट्रेन की वजह से जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जो है टॉर्जिनल स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेसेस का। तो उसके बाद टाइप्स को हमने अब इन डिटेल डिस्कस करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस एक जो होती है वो ऐसी स्ट्रेस होती है, नॉर्मल जो स्ट्रेस होती है वो जब स्ट्रेस अप्लाइड की जाती है परपेंडिकुलर टू द बॉडी इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। तो अभी हमने बताया भी कि परपेंडिकुलर जो होती है जब ये अप्लाई की जाती है तो फिर जो होता है वो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। लेट्स सपोज कोई भी बॉडी है, ये बॉडी जो है वो ए है, ये बॉडी, और लोड जो है परपेंडिकुलर इसके अप्लाई किया गया है। तो जब इसमें स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होगी तो वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, आएगी, ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है। द फार्मूला बिलो इज यूज टू कैलकुलेट नॉर्मल स्ट्रेस। तो फार्मूला ऑलरेडी वी नो, ए एक्सियल फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, पी जो है वो लोड है ये, ए और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आ गया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस विल अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन टेंशन। जब जो है वो प्लेस किया जाता है टेंशन या कंप्रेशन में, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद शीयर स्ट्रेस, जब बॉडी पे हम शीयरिंग स्ट्रेस फोर्स अप्लाई टेंजेंशियली करें ओवर द सरफेस ऑफ प्लेन प्लेन पे, तो ये जब बॉडी आपस में स्लाइड करें तो उस वक्त जो फोर्स होती है, या तो tangentially produce force are parallel to it, and stress which is acting on the surface also plots a tangent. This kind of stress is known as shearing stress. तो अब हम शीयरिंग स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स पर सरफेस एरिया होता है, लेकिन शीयरिंग स्ट्रेस जो होती है उसको हम डिनोट किससे करते हैं। शीयरिंग स्ट्रेस जो होती है जैसे नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से करते हैं, और इसको जो होता है वो हम टाउ से करते हैं, टाउ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये इसका, तो यूनिट दोनों का ही सेम है, ये जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो लेकिन इसको टाउ से डिनोट करते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेस को, नॉर्मल को सिग्मा से कहते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। तो नाउ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज ऑलरेडी भी हमने कवर किए हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज, जब भी किसी बॉडी पे जो है वो फोर्सेस इस डायरेक्शन में, और जो है वो अगर ये एक कोई भी बॉडी है, लेट्स सपोज अगर फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, यानी कि
तो ये क्या स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करेंगी, यानी लेंथ इंक्रीज होगी। तो इस तरह जो फोर्सेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, ये जो होती हैं, सॉरी, ये नहीं, टेंसाइल जो है वो स्ट्रेसेस कहलाती हैं। ठीक है। तो इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड देन द लेंथ ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस किसी रॉड को स्ट्रेच करते हैं अंडर मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये थर्ड लॉ है मोशन का, कि रबर को, कॉमन एग्जांपल ऑफ टेंसाइल, के रबर को इस तरह आप यानी कि पुल करते हैं जब, तो वो क्या उसमें स्ट्रेचिंग होती है, लेंथ में जो होता है वो लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये थी टेंसाइल स्ट्रेसेस, जो क्वांटिटी एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग होती है ये टेंसाइल स्ट्रेस ही होती है, और इट इज नोटेड बाय सिग्मा से ही हम इसे डिनोट करते हैं। कंप्रेसिव उसका उल्ट है, जब टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बॉडी, द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द आर बॉडी आर चेंज। तो जब हम टेंजेंशियल या इस तरह फोर्स अप्लाई होती है हमारे पास, पुश यानी कि करते हैं इसे, ये बॉडी है तो ये फोर्स आ गई, और ये जो है वो फोर्स आ गई। तो इसमें क्या होगा कि जो लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन द कंप्रेशन स्ट्रेस हैज अप्लाइड द लेंथ ऑफ बॉडी इज डिक्रीज, कंप्रेशन स्ट्रेस इज ऑपोजिट टू टेंसाइल। तो ये जो होती है टेंशन जो होती है वो अपोजिट होती है टेंसाइल स्ट्रेस की, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस होती है। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस हम ऑलरेडी भी डिस्कस कि जब भी किसी बीम पे अप्लाई करते हैं तो बेंडिंग होती है, नॉर्मल दैट एंड ऑब्जर्वेट व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो रेशो होती है बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है, ये रेशो किसके दरमियान होती है, बेंडिंग मोमेंट और सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन एम ओवर, और जो होता है आई की जो होती है वो ये रेशो होती है। अब इसको मैथमेटिकली भी हम देखते हैं, इक्वेशन बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन ये है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दी गए जब बेंडिंग स्ट्रेसेस इन डिटेल पढ़ेंगे। एम वाई ओवर आई, तो एम क्या बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई जो है डिस्टेंस है कि जितने डिस्टेंस पे हमें स्ट्रेस जो है वो चाहिए है बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये है वेयर एम जो बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस सेक्शन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट, और वाई डिस्टेंस फ्रॉम जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है। कि ये हमने न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है, कि अगर ये कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट्स सपोज ये रेक्टेंगुलर है, तो ये ऐसी लाइन एक होती है जो बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग इस पे कोई भी असर नहीं होता, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जहां से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। कि न्यूट्रल एक्सिस से वो क्या देते हैं जी, हमें टॉप पे इतने डिस्टेंस पे यानी कि स्ट्रेस चाहिए या बॉटम पे चाहिए, तो हम इजीली जो होता है वो निकाल सकते हैं। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कुछ इस तरह जो है स्ट्रेस प्रोफाइल जो है इसकी हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम होती है। जो न्यूट्रल एक्सिस पे होती है ये जीरो इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से भी होता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस लाइन है, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल एक्सिस को हम निकालें भी गए। लेकिन अगर आपने इन डिटेल अभी पढ़ना है न्यूट्रल एक्सिस, हाउ कैन वी कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे लेक्चर गिवन है कि हम कैसे जो है वो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और आई आई का भी वहाँ पे जो है वो गिवन है। लेकिन इसके बारे में हम प्रॉपर भी लेक्चर देंगे अगेन जो है वो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ या न्यूट्रल एक्सिस कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के बारे में भी वहाँ पे है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर गिवन है। अगर आप जो है वो पहले स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ जाके कर सकते हैं। तो ये थी बेंडिंग स्ट्रेस। इसके बाद टॉर्जनल स्ट्रेस जो होती है वो शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस बॉडी व्हेन ट्विस्टिंग फोर्स जो होती है वो अप्लाई होती है। तो उस वक्त इसका जो फार्मूला है वो टाउ इज इक्वल टू टी आर, आर जो है वो है, तो टी आर ओवर जे, व्हाट इज टी, यहाँ पे ये देखेंगे टी तो जो है वो टॉर्जनल, टाउ जो है वो टॉर्जनल स्ट्रेस है, और इसी तरह ट्रांसमीटर टॉर्क है टी,
और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन है, और जे जो है वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। बेंडिंग स्ट्रेस में जो होता है मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई आता है, यहाँ पे जो होता है वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो अप्लाई होता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जो हमने डिस्कस की हैं अभी तक। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो क्वेश्चन करना है। तो जब आपका कमेंट सेक्शन में आएगा कोई भी क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आई विल आंसर। तो इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना है आपने। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है कि जब भी कोई किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो चेंज होती है। तो चेंज जब डायमेंशन होती है, जैसे अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, या डेप्थ जो होती है वो उसकी हाइट वो चेंज हो रही है। ये तो जब डायमेंशन चेंज होती हैं तो इसको अगर सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं हम, तो द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। कि जो उसकी चेंज हुई है डायमेंशन में एंड में वो डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल डायमेंशन जो हम बिफोर लोडिंग, जब हमने लोड अप्लाई करने से पहले जो है मेजर किए हैं, तो उनकी जो रेशियो है ये क्या है, स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो ये है कि स्ट्रेन ये एक सर्कुलर बॉडी लेंथ एल है, इस पे लोड भी जब अप्लाई किया तो ये डिफॉर्मेशन हुई, लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये चेंज इन जो चेंज जितनी चेंज हुई है ये वाली डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो एल ये है, तो ये क्या स्ट्रेन। अब ये दोनों डायमेंशन ही हैं, तो ये एक दूसरे का यूनिट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन जो है वो नो यूनिट होता है। समटाइम्स पूछा भी जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो समटाइम बच्चे कह रहे होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वो। तो आपने कहना इट हैज नो यूनिट, डायमेंशन लेस जो है क्वांटिटी है स्ट्रेन है, क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, यानी कि चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन के दरमियान में। तो स्ट्रेन नो यूनिट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसी तरह टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं तो टेंसाइल, कंप्रेसिव, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेन। जब टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू रीनल लेंथ की बात आएगी। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ फुल फोर्स करते हैं तो लेंथ में जितना इंक्रीज होगा और ओरिजिनल लेंथ की रेशियो लेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। जब हम बॉडी में पुशिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो रेशियो ऑफ डिक्रीज जितनी लेंथ में डिक्रीज हुई ओवर ओरिजिनल लेंथ पे करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाती है। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल, जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और शेयर स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेन होती है स्ट्रेन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेन थी जो हमने डिस्कस की हैं। ये इजी हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं है कि टेंसाइल में जब फुल फोर्स लगाएंगे तो इंक्रीज लेंथ होगी तो ओरिजिनल लेंथ, कंप्रेसिव में डिक्रीज होगी लेंथ, तो ये चीज़ ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूमेट्रिक में रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। और शेयर स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हुक्स लॉ जो होता है बॉडी जब इसको सिंपली मैं अगर डिफाइन करूं करना चाहूँ, तो कोई भी जब बॉडी होता है उस पे लेट्स सपोज हम जब लोड लगाते हैं तो ये एक कोई बॉडी है, स्ट्रक्चर है, इस पे जब हमने ये फोर्स एफ लगाई, ठीक है, तो ये इतना जो है ना वो चला गया, यानी कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। जब ये फोर्स रिमूव करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो आ जाए। जब ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तो ये क्या कहलाता है, हुक्स लॉ कहलाता है। इस केस में जो होती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होती है वो स्ट्रेस और जो होती है वो स्ट्रेन हमारी डायग्राम होती है, वो कुछ हर मटेरियल की वैसे डिफरेंट होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं माइल्ड स्टील की बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह बनती है। तो ये जो यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर यहाँ तक हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये एक जो होती है इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट तक जो होता है वो यानी कि बॉडी जो होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो एरिया स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है
स्ट्रेस और स्ट्रेन के वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, जितनी स्ट्रेस हम प्रोड्यूस कर अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही क्या है हमारे पास स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये थी द स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप्ड आर विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन जो वह कांस्टेंट है इस रीजन का। तो यहाँ ये क्या कहलाता है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ की जो लिमिटेशन भी है वो इलास्टिक लिमिट तक जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ पे हम देख भी जहाँ तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो पर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कांस्टेंट होती है। अगर रेशियो भी लें इनकी तो ये होती है। तो ये जो कांस्टेंट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन रेशियो का, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं और यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली करना चाहें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इसकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो ये यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस और या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये कांस्टेंट है। तो ये यंग्स एक जो साइंटिस्ट था उसने ये डिराइव किया था कि इसकी रेशियो को कि इतने तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। तो उसके नाम पे इसे यंग्स मॉडल है, मॉडल। एज वी नो दैट के सिग्मा जो है वो पी ओवर ए है, हमने पिछली स्लाइडों पे भी पढ़ा। इसी तरह जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। जो दोनों की वैल्यू अगर पुट करें अबव इक्वेशन में तो ई जो है वो पी एल ओवर ए डेल्टा एल बन जाती है। तो डेल्टा एल अगर हम इधर ले जाएं और ई नीचे ले आए तो ये पी एल ओवर डेल्टा ए, तो ये डिफॉर्मेशन यानी जो चेंज इन लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर यूनिट की बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की, तो यूनिट ये कैंसल आउट हो जाते हैं आपस में, लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो पी ओवर ए ही है, तो न्यूटन पर मीटर जो स्ट्रेस का यूनिट है वही जो है वो यहाँ पे यंग्स मॉडल या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है। तो मॉडुलस हुक्स लॉ जो है वो यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस जो है अज्यूम्ड किया जाता है टेंशन कंप्रेशन मेंबर में। ये न्यूमेरिक को एक वैल्यू रखता है। इसकी जो वैल्यू है फॉर माइल्ड फॉर स्टील वो 210 गीगा पास्कल हम जो है वो कंसीडर करते हैं। हर मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस जो इलास्टिक मॉडुलाई की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे ये स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए डिफरेंट होगी, रबर के लिए डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट जो होती हैं वो चार्ट्स से हमें वैल्यूज मिल जाती हैं यंग्स। बेसिकली यंग्स मॉडुलस किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करता है कि कहाँ तक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो। ये था और इसी तरह ये नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की तो इलास्टिक मॉडुलस। जब शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं तो शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है जिसे जी से हम डिनोट करते हैं। और शेयर स्ट्रेस जो होती है वो टाउ और शेयर स्ट्रेन गैमा गैमा से डिनोट करते हैं। तो यूनिट तो इसका भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस का सेम ही होता है उसी तरह। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, एक अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, एक परमिसिबल स्ट्रेस होती है। कि परमिसिबल स्ट्रेस वो होती है जहाँ पे उसके अंदर थोड़ा बहुत जो होता है ना वो यानी कि फोर्स अगर रिमूव की जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस ये होती है कि उसके अंदर भी क्रैक आ जाते हैं। उसके बाद जब हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर यील्डिंग स्टेट आती है। ठीक है, फिर जो होता है वो यील्ड प्लेटियो होता है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस आती है, फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है वो आती है। लेकिन जब यील्ड फर्स्ट यील्डिंग पॉइंट होता है और सेकंड यील्डिंग पॉइंट होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होता है वो उसके अंदर क्रैक आ जाता है। उसके बाद फिर बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन उसके अंदर क्रैक जो होता है वो रहता है। तो ये चीज है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमें फोकस करना होता है ये परमिसिबल अल्टीमेट स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हर चीज में। फैक्टर ऑफ लेट्स सपोज कोई भी हम डिजाइन देते हैं, एक चेयर का डिजाइन देते हैं कि ये 100 kg के लिए, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए वो जो है वो डिजाइन की जाएगी 110 या 120 kg की। तो ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जो स्ट्रेन होती है वो एक्सीड नहीं करती 0.03 से। तो ये चीज होती है। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी पढ़ेंगे तो स्ट्रेस ये स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगी तो यहाँ पे ये जो मोस्टली केसेस में क्या होता है क्योंकि
ये इतने तक ही पहले assumptions हम लेते हैं इलास्टिक रीजन तक। तो इलास्टिक रीजन जो होता है यहाँ तक ये इसकी वैल्यू जो होती है स्ट्रेन जो होती है वो 0.003 से एक्सीड जो होती है वो नहीं करती है, कि इसका मतलब कि डिफॉर्मेशन जो होती है वो स्मॉल होती है रिलेशन टू रीजनल डायमेंशन इज जनरली वैलिड होती है। तो जो हुक्स लॉ है वो अप्लाई होता है सिर्फ इलास्टिक रीजन में, प्लास्टिक रीजन में नहीं होता। जब प्लास्टिक रीजन में बॉडी चला जाता है तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे इलास्टिक रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यूज होगा। तो इलास्टिक रीजन में जब चला जाता है तो फिर प्लास्टिक में तो बॉडी वापस नहीं आता और स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो कांस्टेंट नहीं होती है, तो फिर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। हुक्स लॉ एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है फॉर सॉलिड बॉडीज, क्योंकि सॉलिड बॉडीज में जो होती है डिफॉर्मेशन जो होती है वो कम होती है, तो इसलिए ये उनके लिए वैलिड है। तो हुक्स लॉ जो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इससे भी पता चल रहा है कि ये इलास्टिक रीजन में होता है, प्लास्टिक में नहीं होता। फिर ये सॉलिड बॉडीज के लिए एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बाकी बॉडीज के लिए नहीं देता क्योंकि डिफॉर्मेशन स्मॉल होती है। तो ये हुक्स लॉ। इसी तरह ये एप्लीकेशंस हैं कि कैसे हम जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं जब बॉडीज इस जो होते हैं सीरियस में कनेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे ये थ्री है, एरिया वन है, यंग्स मॉडुलस वन है, पहले का लेंथ वन है। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें निकालना चाहें तो जहाँ एरिया मिनिमम होगा वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। इस फिगर में देखें तो एरिया जो है वो मिनिमम है, तो स्ट्रेस मैक्सिमम। इसमें एरिया मिनिमम है लेकिन स्ट्रेस जो है वो मिनिमम प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम एरिया सॉरी। तो ये हो गया। तो हम हुक्स लॉ से ये डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल ओवर ए। अगर हम इस पूरी का डेल्टा एल यानी डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ यानी कि डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो डेल्टा तीनों को ऐड करेंगे, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। तो डेल्टा एल वन क्या हो जाएगा, पी एल वन ए वन ई वन। तो पी तो कांस्टेंट रहेगा ना, पी लोड है तीनों के लिए, तो तीनों के लिए। इसी तरह डेल्टा एल टू की जब बात करते हैं तो पी एल टू ए टू आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा एल थ्री की बात करते हैं तो पी एल थ्री ए थ्री और जो है वो ई थ्री आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो टोटल जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार है, दूसरा एप्लीकेशन है ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से, कि ये जो है लोड है। तो सेल्फ वेट जो होता है ये इसका, ये तो लोड लग रहा है ना, इसकी वजह से हमने पहले फाइंड किया कि ये जो है इसका वेट है एरिया, यानी कि कोई भी बीम है या कोई भी। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है जो वेट लोड होता है वो लोड होता है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो डेल्टा के बराबर होता है वॉल्यूम एरिया इनटू एक्स। एक्स जो है वो क्या लेंथ के बराबर ले लेते हैं, तो ये लोड जो है स्पेसिफिक वेट इनटू ए डेल्टा एल। डेल्टा निकालना चाहते हैं तो पी ओवर ए डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो होती है वो बराबर होती है डेल्टा एल स्क्वायर ओवर टू ई के। तो इस इक्वेशन से डेल्टा की हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास पी एल स्क्र टू टू ए एल ई एल, एक एल इससे एल से कैंसिल हो जाएगा, तो पी एल पीछे और टू ए ई हमारे पास आ गई इक्वेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो जो थी वैसे अगर लोड की वजह से हमने जब फाइंड किया तो पी एल ओवर ए ई आया था। तो इस केस में अगर सेल्फ वेट की बात करते हैं तो पी एल ओवर टू ए ई आएगा। तो ये जो था वो लेक्चर था जिसमें हमने स्ट्रेस डिस्कस की, स्ट्रेन डिस्कस की, हुक्स लॉ डिस्कस किया। थोड़ा सा हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को भी थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इसका प्रॉपर लेक्चर होगा। फिर हुक्स लॉ के एप्लीकेशन भी हमने स्टडी किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। तो आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। तो और इस लेक्चर को आप आगे भी शेयर करना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच।